नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और आज इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही खास मेहमान आज हैं प्रोफेसर मोहम्मद गुफरान जी, जो कि मनोविज्ञान में प्रोफेसर रहे हैं। 30 साल की सेवाएं आपने दी हैं, जगह जगह पर आपने बहुत जगहों पर काम किया है। अल्मोड़ा कैंपस से आप अंत में सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी आप रहे हैं। आज हम मनोविज्ञान ने कैसे तरक्की की है इन 10, 20, 30 सालों में, उस पर बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, कहाँ से आपने ज्वाइन किया था? 30 साल आपने पढ़ाया है, शुरुआती जर्नी थोड़ा सा बताइए। मैंने सबसे पहले जो यूपी में एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज था। वहाँ पर हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन इलाहाबाद के से सिलेक्ट होकर वहाँ ज्वाइन किया। 3 साल वहाँ मैंने टीचिंग किया। फिर उसके बाद मेरा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सिलेक्शन हुआ। अब मैंने वहाँ से सिलेक्शन के बाद पहली सर्विस ज्वाइन की एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी में। अच्छा जी सर, तो किस सन की बात है? ये 1993 में ज्वाइन किया था। और उसके बाद 1998 तक यहाँ मैंने टीचिंग का कार्य किया और तत्पश्चात मेरा ट्रांसफ़र हो गया। यूपी का जो सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, काशी नरेश पीजी गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुर भदोही, पहले बनारस में था, उसके बाद भदोही डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ तो वहाँ से ये हो गया। तो वहाँ पर मैंने फिर वहीं जब मैं टीचिंग कर रहा था, टीचिंग रिसर्च में संलग्न था, तो नैनीताल यूनिवर्सिटी में एक रीडर की पोस्ट निकली, साइकोलॉजी के रीडर की। वहाँ मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। तो 2000 में मैंने नैनीताल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। और नैनीताल यूनिवर्सिटी में चूँकि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ अल्मोड़ा कैंपस ही में है, इसलिए अल्मोड़ा कैंपस में मेरा प्लेसमेंट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ करीब नियर अबाउट 20 साल सर्विस किया और जून 2020 में मेरा अध्यापन और कार्य समाप्त हुआ। जी, कैसा अनुभव रहा सर 20 सालों का अल्मोड़ा का आपका? 20 साल अल्मोड़ा का अनुभव अभी मैं शेयर कर रहा था ओपीएस नेगी सर से। हाँ, ओपीएस नेगी और जोशी सर से कि अल्मोड़ा का वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ पर जैसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में रहा और भी दूसरे कॉलेज में रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे उतना कोऑपरेशन स्टूडेंट से नहीं मिला जितना मुझे अल्मोड़ा कैंपस मिला। और टीचर वहाँ जो अध्यापक थे, जो हमारे सीनियर थे, हमारे जो साथ के थे, उन लोगों ने भी मुझको बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका अभी भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्टूडेंट का भी, क्योंकि स्टूडेंट ने कभी, मुझे लगता है एक बड़ा स्वर्णिम काल था वो। स्वर्णिम काल था। कुमाऊं विश्वविद्यालय तो इतना मतलब लोकप्रिय है ही, लेकिन अल्मोड़ा कैंपस भी अपना एक इतिहास था। बहुत छात्र आंदोलन भी बहुत हुए हैं। उनको आप लोग एज ए प्रॉक्टर, एज ए अधिष्ठाता आप लोग ने उसको ट्रैगल भी किया है। पहले छात्र आंदोलन जो होते थे वो बहुत ज्यादा राजनीति से प्रेरित नहीं होते थे। जो जस्ट काज होता था उसी पर छात्र आंदोलन किया करते थे। तो हम लोग उनको कंट्रोल तो करना होता था कि भाई छात्र आंदोलन जो है किसी दूसरी दिशा में न चला जाए, हिंसात्मक ना हो जाए, ये सब तो कंट्रोल करना होता था। लेकिन हम चूंकि उनका उद्देश्य एक पॉजिटिव, उनकी सोच पॉजिटिव होती थी। वो कुछ नया जो हमारे यूनिवर्सिटी में या हमारे जो परिसर में जो कमियां होती थी उसके लिए आंदोलन करते थे। तो हम लोग अंदर से उनके साथ होते थे, सपोर्ट करते थे कि भाई ये ठीक है, ये तो स्टूडेंट का हक है, अधिकार है, उसको ये मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है कभी टकराव की नौबत नहीं आती थी। वो लोग भी हमारा जानते थे कि ये सर लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों को एक दिशा निर्देश प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए वो लोग कभी हम लोगों के प्रति नकारात्मक जो है मनोवृत्ति नहीं रखते थे। इन 30 सालों में जिन जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, जिन जिन आपके अंडर पीएचडी की, कहाँ हैं वो बच्चे आज और क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे तो यहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जैसे एक अल्मोड़ा में है, एक जो है इधर कहीं है। मतलब सब लोग अपना अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। और बल्कि आपसे इसके लिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ
शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत, उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी मेरे अंडर में अच्छा, पीएचडी पीएचडी किया किया हुआ है। है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो सर मनोविज्ञान विभाग एक तो काफ़ी नीचे थी फैकल्टी उसकी अल्मोड़ा में, हाँ, अभी भी और नीचे मतलब ही है। गुपचुप तरीके से काम करता था, हाँ, खामोश रह गए, कोई बहुत हाँ, हो हल्ला नहीं, नहीं, है ना? हाँ, बहुत तो ये बहुत नहीं, मेहनत से जो हाँ, है काफ़ी पढ़ाते हाँ, थे। चूँकि हम लोग जो है वो जो हर इसमें थोड़ा बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स तो होती ही है, बिल्कुल, सभी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में, सभी कैंपसेस में जी, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जी। लेकिन हमारा जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था वो बहुत कोहेसिव था, एक हुँ, दूसरे से सभी का बहुत लगाव था। तो हम लोग जो है उससे अलग रहकर, बल्कि हम लोग अक्सर कहते थे कि हम लोग डिपार्टमेंट पे आकर एक दूसरे के साथ जितना हंस बोल लेते हैं उतना कभी घर पे नहीं हंस नहीं पाते है, क्या बात हैं। है। तो हम लोग इन डिपार्टमेंट में बिल्कुल, एक बिल्कुल। साथ बैठते थे जी, जी, और जी। चाय वगैरह के लिए सब के लिए, जी, और खूब हंसते थे एक जी। दूसरे के साथ। तो कभी हम लोगों का किसी के प्रति वही मैंने बताया कि निगेटिव हाँ, एटीट्यूड नहीं नहीं, रहा, नहीं रहा। जी, और जी। हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे, अपने काम में व्यस्त रहते जी, थे जी, जी। कि हम अपनी टीचिंग में, अपनी रिसर्च में जी, कहाँ तक जा सकते हैं, वही। जी। सर साइकोलॉजी की फील्ड में आप बाई मतलब चांस ऐसे ही आ गए या एक मिशन से आपने ले नहीं, लिया? चूंकि मैंने इंटरमीडिएट जो किया था बायोलॉजी ग्रुप से किया था। अच्छा। अब उसके बाद मुझे साइकोलॉजी से थोड़ा इंटरेस्ट बायोलॉजी लेने की वजह से हुआ, क्योंकि बायोलॉजी और साइकोलॉजी जो है एक हुँ, दूसरे से रिलेटेड भी हैं। बिल्कुल। तो जब मुझे ये हुआ कि मुझे आर्ट्स में डिग्री लेनी है, बीए ऑनर्स, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहा, वहीं किया और वहीं से एमए भी किया। तो बीए ऑनर्स में जब मुझे मेन सब्जेक्ट का चयन करना था, सेलेक्ट करना था, तो मैंने इसीलिए साइकोलॉजी का चयन ओह! किया ओह! और सब्सिडी में फिलासफी वगैरह लिया। अच्छा। हम्म। तो सर कितना एडवांसमेंट आया है इन 30 सालों में? कितनी बदली है साइकोलॉजी? और इसके और कौन-कौन से नए-नए विंग्स इसमें खुले हैं? साइकोलॉजी जो है, ये अक्सर मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओह! बहुत ओके, बढ़िया। तो हुँ, जहाँ भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, जिस फील्ड में भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें बिहेवियर भी उनका इन्वॉल्व होगा। तो उस फील्ड में एक साइकोलॉजी भी, उस फील्ड की एक साइकोलॉजी भी आएगी, चाहे बिल्कुल, वो स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, बिल्कुल। कोई भी फील्ड हो। तो अछूता नहीं है कोई हाँ, फ़ील्ड कोई फील्ड साइकोलॉजी अछूती से। नहीं है, बिल्कुल। बल्कि अभी जो अ, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो नया सिलेबस बनाया गया, उसमें ये सारी फील्ड जो है इंक्लूड की कर दी गई है। अच्छा। इंजीनियरिंग की भी है, डिफेंस की, मिलिट्री साइकोलॉजी या डिफेंस साइकोलॉजी की भी है, और स्पेस साइकोलॉजी की भी है, ओह वाओ! स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, और मतलब हुँ। ये सारे, मतलब जहाँ भी मैंने बताया ना कि बिल्कुल, बिल्कुल। साइकोलॉजी जहाँ भी ह्यूमन मतलब होंगे हमें वहाँ बिहेवियर कोई भी उनका चीज़ होगा। का अगर हमको हम्म हल ढूँढना है, हम्म सॉल्यूशन ढूँढना है, तो हाँ, पहले साइकोलॉजी साइकोलॉजी, समझें। हाँ। जैसे कहा कि हम्म हैप्पीनेस के उसमें हम्म हम 126वें नंबर पे हैं, हाँ तो हाँ अब पड़ताल का विषय है भई हाँ, किन-किन मामलों मैंने क्यों मतलब खुश इसीलिए नहीं है मैंने आदमी? इस सेमिनार में इसको हुँ, उठाया कि हम 126वें नंबर पर हैं। हुँ, तो जाहिर सी बात है, कुछ पैरामीटर तो ऐसे हो सकते हैं जो कि हुँ, इंडिया को फेवर न करें। जिन देशों ने इसको पैरामीटर डेवलप किया उनके फेवर में हो, लेकिन फिर भी जो है ये 126वें नंबर पर होना जो है हमारे हुँ, लिए एक हुँ। चिंता की बात है। बात है और हाँ। फ़िनलैंड में ऐसा क्या है तो कि वो क्या है, फर्स्ट नंबर पे हैं, हाँ, वो सीखने की एक कि बात है। हाँ, जैसे अब उसमें जो है एक करप्शन का भी मैंने बताया था, हुँ, इसमें बताया कि एक करप्शन का भी डायमेंशन इसमें शामिल है, हुँ, शामिल है। फैक्टर भी शामिल है हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है, ये तो सभी लोग जानते हैं किस लेवल पर है। हुँ, हुँ। और हो सकता है कि उन कंट्रीज में के जो निवासी हो उतने करप्शन का सामना न करने पड़े हो, तो उस डायमेंशन पर उनका स्कोर हाई जाएगा, इस हुँ, डायमेंशन में स्कोर कम हो जाएगा। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह से इकनॉमी है, स्पष्ट बात है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके इकनॉमिक जो है हमारी इकनॉमी के तुलना में बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। बेहतर है, तो बेहतर ये है। भी हो सकता है कि वो इंडेक्स से शामिल कर लेने से हमारा इंडेक्स जो है वो वो पीछे चले गया पीछे हो। चला गया, नीचे आ लेकिन फिर गया। भी सर हम हम्म कोई खुशफ़हमी में तो हाँ नहीं रहना चाहते हाँ, हैं। खुशफहमी में नहीं। हम सुसाइड के केस हाँ, देख लें अपने क्या, कंट्री में, तो वो सब बहुत अच्छी तस्वीर तो तो बयाँ नहीं हाँ, तो करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुँ, हम उनको, ठीक है, उनका डायमेंशन जो है उसमें हम डिसएग्री कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हमें अपना भी
आत्मावलोकन करना चाहिए, एज ए होल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि भाई क्या बात है कि हम जो है इस मामले में इतने पिछड़े हुए हैं, क्यों हमारे अंदर जो है हम लोगों के अंदर हैप्पीनेस नहीं ला पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें काम सर, करना आपने चाहिए। कुछ अच्छे से फैक्टर्स बताए थे, कुछ 4-5 पॉइंट्स की किन से हम इसको नापते हैं, इंडेक्स क्या है, तो अगर कुछ बताना चाहें कि क्या चीजें होती हैं जो हम एक टोटल हम कह सके कि हाँ ये आदमी बहुत हैप्पी है, प्रसन्न है, किन किन मानकों से उसे असल में नापेंगे? ये जो अभी हैप्पीनेस जो है उसमें एक तो हमारा वेल बीइंग, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग जो है अच्छा होना चाहिए, सामाजिक रूप से एक दूसरे से के साथ हम कनेक्ट हों, हमारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो कि हम दूसरों से की हेल्प करें और दूसरों की हेल्प किए, दूसरों का अगर प्रेम देंगे तो जाहिर सी स्पष्ट बात है वो भी हमको प्रेम देगा, उससे हमारे अंदर जो है हैप्पीनेस बढ़ेगी। जब हम प्रेम पाएंगे तो हमारे, अगर हम घृणा करेंगे तो लोग भी हमसे घृणा करेंगे, तो उससे अंदर हमारे अंदर एक नकारात्मक जो है फीलिंग पैदा होगी। वैसे सर अगर मनोवृत्ति देखें किसी इंसान की, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो झूठ बोले, वो चोरी करे, वो किसी को डांटे, मन से कोई नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। लेकिन ये सब निगेटिव जो एस्पेक्ट है, निगेटिव थिंकिंग है, जो नकारात्मक सोच है, उसे हमें बदलना होगा, है तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। हमें नकारात्मक जो थिंकिंग अपने अंदर से निकाल कर पॉजिटिव सकारात्मक सोच लानी होगी। सर किसका बड़ा रोल मानते हैं इसको लाने में? टीचर, क्योंकि बच्चा जब एक आता है सबसे पहले फैमिली है, फिर वो स्कूल पहुंच रहा है, तो बचपन से ही वो आदतें अगर हम डेवलप करें, वो तो जाहिर बात है कि ये तो है कि फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल होता है। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैमिली से शुरू होता है, और हम फैमिली ही से जो है उसके वैल्यूज वगैरह जो मूल्य हैं या जिसको आप कहते हैं संस्कार मिलता है, वहीं से आते हैं। तो हमें सबसे पहला जो है दूसरे की मदद करना, ये सब चीजें अगर हम वहां से बच्चे सीखते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमें खुशी किसमें मिलती है, अगर जो हमने मदद लिया तो हमें उससे बहुत कम खुशी मिलेगी, लेकिन अगर हमने किसी के सपोर्ट किया, किसी की मदद किया, तो वो एक्चुअल खुशी हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो हमें ये देखना होगा किस तरह से हम उसको हैप्पीनेस को अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन सर जिस तरह का फैमिलीज आज हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, है ना, एकाकीपन बढ़ रहा है, मोबाइल पे लोग घंटों बिता रहे हैं, उससे ये बहुत सारे ऐसे कारक हो रहे हैं कि जो हमें और डिप्रेशन में ले जाते हैं। डिप्रेशन में इसीलिए तो अब डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस दिन पर दिन लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए साइकोलॉजी का स्कोप भी दो लोग बढ़ता जा रहा है। आज सारे स्कूल बोल रहे हैं कि आप काउंसलर रखिए, काउंसलर रखिए। अभी हमारे इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, हमारे मित्र प्रोफेसर OPS नेगी साहब ने भी यही बात की कि हमें यहाँ एक कोर्स डेवलप करना होगा इस तरह का, ख़ास तौर से जो कि मनो चिकित्सा जो है, साइकोथेरेपी उससे रिलेटेड हो, तो वो लोग जो हैं एक कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मनोचिकित्सक की और काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भविष्य में और ज्यादा होगी। इस वक्त तो बढ़ ही गई है, भविष्य में और ज्यादा होगी। सर यूरोपियन देशों के मुकाबले भारत में कितना फीसद है काउंसलर्स? बहुत वहाँ पे तो अगर बच्चा पैदा भी करना है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग हो रही है। नहीं, तो यहाँ छोटी अभी असल में यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। अगर जो किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं तो वो तुरंत कह रहे मुझे कुछ ये मुझे मानसिक कोई थोड़ी न है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत पीछे हैं लोगों के अंदर। मान ही नहीं रहे कि मानसिक स्वास्थ्य भी कोई चीज होती है। अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं आई है, डिप्रेस है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत मेहनत करनी है सर। तो बहुत मेहनत करनी है इसके लिए लोगों के अंदर इस बारे में अवेयरनेस लाने की कि हाँ वो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। क्योंकि काउंसलिंग में जो है पहला यही होता है कि अगर जो एक जो क्लाइंट, हम रोगी नहीं कहते उसको, क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट जो है वो इसको स्वीकार कर ले कि हाँ हमें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद काउंसलर के पास आए तो काउंसलर उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन अगर जो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो काउंसलर के पास नहीं आया, फी नहीं आएगा तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल वो उसको अपनी चीजें साझा करनी है, उनको बताना है, तो वो तो सेकेंडरी चीजें आ गई। तो सर और क्या बताना चाहेंगे? सर किताबें कुछ आपने लिखी हैं?
हाँ, मैंने मुझे लगता है एक कि साइकोलॉजी का जो प्रोफेसर है या जो भी है एक्सपर्ट, वो किताबें जरूर लिखता होगा क्योंकि इतने एक्सपीरियंस होते होंगे। एक तो मैंने यही काउंसलिंग और गाइडेंस पर मेरी एक किताब है, वो हिंदी में लिखी है, दिल्ली से पब्लिश हुई है, एक पब्लिशर हिंदी के। और दूसरी बुक जो है वो स्टूडेंट के लिए लिखी है कि स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। तो वो जो है टाटा मैकग्रा हिल से इंग्लिश में लिखी है, तो वहाँ से पब्लिश हुई है। तो ये 2 किताबें मेरी पब्लिश है। तो सर ये किताबें पहुँच पाती हैं स्टूडेंट्स तक, मतलब हाँ, पहुँचते हैं, ये अवेलेबल हैं। और ख़ासतौर से ये तो कई एडिशन आ चुके हैं जो साइकोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स से है। तो सर अभी आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, महीना 2 महीना, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है, तो वहाँ भी 1-2 महीना चला जाता रह लेता हूँ। क्योंकि हम लोग चूँकि शुरू से एक ओपन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ताज़ी हवा, ताज़ा ये अच्छा जो इन्वायरमेंट है रहता है। तो दिल्ली गाँव की तरफ लौटो का जो है वो समय है, तो दिल्ली में 1-2 महीना रह लेते हैं तो थोड़ा सा दिल्ली में तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा वेल नहीं फील करते, तो इसके लिए फिर 2-3 महीना के लिए घर जो अपने तो सर कैसा चल रहा है सेवानिवृत्ति का जो जीवन है? बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या है कुछ जो अधूरे काम छूटे हैं? हाँ, नहीं, कुछ बुक्स वगैरह का लगे हैं, और थोड़ा सा वहाँ पर भी जो होम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जहाँ पर रहता हूँ, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी हमारे दोस्तों ने। तो उसका मुझे प्रेसिडेंट बना दिया डिग्री कॉलेज का। तो वहाँ भी थोड़ा समय देता हूँ, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, टीचर्स को और इनको स्टूडेंट को, कि भाई किस तरह से ये करें। तो आपको लगता है कि इस उम्र में आके एनर्जी जो मिलती है वो वहीं से मिलती है स्टूडेंट से? तो उनके बीच में जितना रहा जाए, बीच में, इसीलिए मैंने उनसे अपना जो संबंध था खत्म नहीं किया। तो सर अभी चलते चलते अपने तमाम सारे जो सुनने वाले हमारे लोग हैं उत्तराखंड के, हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए आपका क्या संदेश होगा? बस यही संदेश है, पॉजिटिव थिंकिंग और अपने अंदर उत्पन्न करें, निगेटिव थिंकिंग से बचें, किसी से हेट, घृणा, द्वेष न रखें, कलश न रखें, बल्कि सबको प्रेम दें। इंटर्न आपको भी प्रेम मिलेगा। यही मेरा लोगों तक मैसेज है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी अन्य हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ में प्रोफेसर मोहम्मद गुफरान जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।